चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इस चैप्टर में आपको अकाउंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हो सकते हैं वो सारे बताए जाएंगे। जो आगे जाकर जो भी आप अकाउंट से वर्ड सुनेंगे उनका मतलब क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। एक तरह का थ्योरेटिकल चैप्टर है। इससे आपके एग्जाम्स में ज्यादा नहीं तो 3 से 4 मार्क्स का 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 से 4 मार्क्स के आपको डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, जहां पे आपको किसी भी वर्ड का डेफिनेशन वगैरह पूछा जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपके पास एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी वर्ड का मीनिंग है आपके पास एन इकोनॉमिक यूनिट। सबसे पहले तो एंटिटी होती क्या है? एक इकोनॉमिक यूनिट होती है। इकोनॉमिक का मतलब ऐसी कोई भी यूनिट जिसका मोटिव हो अर्निंग लिवलीहुड, जो लिवलीहुड को अर्न करना चाहती हो यानी जीविका अर्न करना चाहती हो, ऐसी कोई भी यूनिट हो जिसका मुख्य उद्देश्य कोई दान नहीं करना है, कोई अफेक्शन नहीं दिखाना है, कोई ह्यूमैनिटी नहीं करना है, मतलब पैसा कमाना है ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, उसको हम एंटिटी कह सकते हैं। वो इकोनॉमिक यूनिट है that performs economic activities, जो क्या करती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। वो सारी एक्टिविटीज जिसको करने का उद्देश्य मनी कमाना हो, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, यानी भाई बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये जो भी उसकी जरूरतें हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एंटिटी कहेंगे। एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री एक एंटिटी है। एक स्मॉल ग्रोसरी स्टोर जो आपके घर के आसपास होता है उसे भी हम एंटिटी कह सकते हैं। इन अकाउंटिंग, अकाउंट्स में वी ट्रीट द बिजनेस एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। हम अकाउंटिंग के अंदर हम एंटिटीज को जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं फ्रॉम इट्स ओनर्स, यानी ओनर्स अलग होते हैं और एंटिटी अलग होती है। इसका बेसिक मतलब अगर मैं समझाऊं, ये तरह का प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी। ये कहता है कि बिजनेस भले ही किसी का भी हो, अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से हम ओनर को अलग मानेंगे और बिजनेस को अलग मानेंगे। ओनर कोई भी हो, बिजनेस उससे कोई मैटर नहीं करता, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा, मान लो रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी को तो धीरू भाई अंबानी ने बनाया, धीरू भाई अंबानी। अब ये तो रहे नहीं, इनके बाद इनके बच्चों ने इस कंपनी को आगे चलाया, तो ओनर तो बदल रहे हैं बट कंपनी की एग्जिस्टेंस वही की वही है। तो इसी सेम चीज को यहाँ पे बताएगा कि चाहे ओनर कोई भी, ओनर आएंगे ओनर जाएंगे, ओनर में कम गो आउट बट द कंपनी गो ऑन फॉरएवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी चाहे ओनर कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को सेपरेट एंटिटी कहते हैं। और एंटिटी में हम ये मानते हैं कि बिजनेस का हर एक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है वो एंटिटी कहला सकता है, और अकाउंटिंग में एंटिटी को हम ओनर से अलग ट्रीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसे कहना है? An economic activity that affects financial position of the business and can be मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो पहली बात तो इकोनॉमिक हो, जिसको करने बाद आपको पैसा मिल सके, मनी मिल सके, और उस चीज को आप मनी में मेजर भी कर पाओ उस काम को, उसी को आपको क्या कहना है? एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहना है। एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल, सामान खरीदा गया ताकि उसे बेच सके। सामान खरीद कैसे मनी मेजर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। बेचना, सामान खरीद के बेचना, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हाँ जी है। तो यानी कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन मान ली जाएगी। एक और चीज याद रखिएगा, ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हमेशा डे टू डे होगी, यानी जो उसका काम होगा वो यही होगा, वो वही चीज करे। जैसे मैंने कहा परचेज ऑफ गुड्स एंड से नॉर्मली इसे रिटेल बिजनेस कहते हैं, यानी एक जगह से सामान खरीदिए और उस सामान को खरीदने के बाद उसमें मुनाफा जोड़ करके उसे महंगे रेट में बेच दीजिए। इसे ही रिटेल कहते हैं। जो रिटेल स्टोर आपके घर के आसपास ग्रोसरी की और दूसरी जो दुकानें होती है वो सब रिटेल स्टोर होती है, जो कहीं ना कहीं होलसेल वगैरह सामान खरीद के लाते हैं और फिर वो उसको ही आपको महंगे रेटों पर या थोड़ा महंगा करके बेच देते हैं, और आपको क्योंकि उसका कन्वीनियंस नहीं करना पड़ा तो इसी चीज में वो अपना मुनाफा कमा लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? अभी हमने क्या कहा था? ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, तो ओनर जो भी पैसा बिजनेस में लगाएगा वही कैपिटल है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल। जो भी चीज, जो भी अमाउंट बिजनेस में ओनर लेकर के आता है यानी मालिक लेकर के आएगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। इट मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश और एसेट्स बाय द ओनर। ये कैश के रूप में भी आ सकता है या एसेट्स। एसेट्स का मतलब तो आगे बताऊंगा मैं आपको। प्रॉपर कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये दूसरे शब्दों में काइंड मान लेते हैं। काइंड का मतलब कुछ भी ऐसा जो या तो पैसा हो या पैसा ना हो तो कोई सामान हो।
बिजनेस में ओनर अपने घर से फर्नीचर ले आता है, डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी वैन या कोई बाइक ले आता है, या चेयर्स लेकर के आ जाता है, एसी कूलर पंखा लेकर के आ जाता है, जो बिजनेस में अब यूज होगी। तो क्योंकि वो बिजनेस में कुछ भी लाए, चाहे वो पैसे के रूप में लाए चाहे सामान के रूप में लाए, वो सारा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू इट्स ओनर्स। और अभी हमने क्या कहा था, ओनर अलग है बिजनेस अलग है, तो बिजनेस अगर अलग है और मालिक अलग माना जाएगा, तो मालिक जो भी बिजनेस को ला करके देगा तो बिजनेस के लिए वो एक कर्जा है, एक लायबिलिटी बन जाएगी, कर्ज बन जाएगा कि भैया तेरा ये ऑब्लिगेशन है कि भविष्य में तो वो सारा ओनर को वापस कर दे। यही चीज ये बताता है, ठीक है। यानी जो भी पैसा बिजनेस में आता है मालिक के द्वारा उसे हम कैपिटल में दिखाएंगे और बिजनेस से ट्रीट करता है अपना एक लायबिलिटी की तरह कि कल को मुझे ये सारा का सारा वापस अपने मालिक को या जो भी व्यक्ति है उसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपके पास अब कैनवास ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होता है, द मनी और गुड्स, चाहे पैसा हो चाहे सामान हो या दोनों भी हो सकते हैं, विड्रॉन बाय ओनर, जो मालिक बिजनेस से ले जाए। मालिक बिजनेस ले जाएगा चलेगा, लेकिन उसका मोटिव देख लीजिए कि मोटिव क्या था, उसका मोटिव सिर्फ एक ही होना चाहिए, पर्सनल यूज। यानी बिजनेस से चाहे सामान चाहे कैश कुछ भी अगर मालिक इसलिए लेकर के गया है ताकि वो इससे अपना पर्सनल यूज करेगा, पर्सनल खर्चों में इस्तेमाल करेगा, तो उसी को हम लोग को ड्राइंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए परचेज ऑफ कार फॉर पर्सनल यूज बाय विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से पैसा निकाला और उस पैसे से मालिक ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए, अपने घर के लिए गाड़ी खरीदी है, कार खरीदी है, तो क्योंकि उसके पर्सनल यूज है, इंटेंशन पर्सनल यूज था, तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इसको हम लोग ड्राइंग की तरह ट्रीट करेंगे। पर वही मान लो गाड़ी को खरीदता, घर में तो इस्तेमाल कर ही रहा है, एक चलाएगा तो वही, लेकिन मान लो उस गाड़ी को बिजनेस के मोटिव से करता है कि बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर मोटिव बिजनेस है तो फिर वो ड्राइंग की कंडीशन एक ही है कि वो किस लिए होना चाहिए, पर्सनल यूज के लिए, यानी उसका इस्तेमाल वो खुद करे। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल ठीक है, बिजनेस का भरा होगा वो नॉर्मल खर्चा, पर ये कहते हैं कि उसने अपने रेजिडेंशियल का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, यानी अपने घर का, घर उसका बिजनेस नहीं है, तो घर का बिल भरे उसने बिजनेस से भर दिया हो, वो उसका पर्सनल खर्चा बन जाएगा। पर्सनल खर्चा बताओ उसे क्या मान लिया जाएगा, उसे ड्राइंग की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। यानी मालिक चाहे सामान चाहे कैश कुछ भी लेकर जाता है जिसका उद्देश्य उसका निजी खर्चे है, उसका पर्सनल है, तो उसे हमें ड्राइंग कहना है। ड्राइंग के बाद फिर नेक्स्ट टर्म आता है आपके पास लायबिलिटीज। क्या होती है लायबिलिटीज का सीधा मतलब होता है ऑब्लिगेशंस या कर्जा। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स। डेट्स मतलब कर्ज का हो या ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी that an enterprise has to pay after some time in the future। जो किसी भी एंटरप्राइज के ऊपर यह है कि उसे आज नहीं बट कुछ समय के बाद उसे लौटाना है या उसे पे करना है। जैसे कर्जे वगैरह में होता है कि ऑब्लिगेशन है कि आज पैसा आपने लगाया है, कल मुझे इससे मैंने पैसा लिया उसको वापस कर दूंगा, तो उसको ही आपको क्या कहना है, लायबिलिटीज कहना है, जो फ्यूचर में पे किया जाएगा। अब लायबिलिटीज को भी कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। लायबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। नॉर्मली यही दो कैटेगरी ज्यादा देखने को मिलती है। करंट का मतलब क्या होता है, करंट लायबिलिटीज मींस आर द ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड दिस कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऐसा कोई भी चीज जो बिजनेस के ऑपरेटिंग साइकिल जितने भी समय का उसका साइकिल चल रहा है उसमें, या फिर एक साल के अंदर अंदर जो सेटल हो जाए उसको ही क्या कहना है, करंट लायबिलिटी कहना है। जैसे मान लीजिए मैंने बिजनेस में उधार पैसा लिया किसी से, अप्रैल में लिया और उसे अगस्त सितंबर तक दे दिया, एक साल के अंदर खत्म कर दी कहानी, तो ये क्या कहलाएगा, करंट लायबिलिटी। इसका एग्जांपल देखें तो क्रेडिटर्स, जो लोग उधार पे सामान देते हैं, उधार पे सामान देते हैं, अगर आपने देखा होगा बिजनेस वगैरह में, तो ये देखोगे कि जितने भी आपके पास ग्रोसरी स्टोर्स वाले हैं जो जूसेस या कुछ भी बेचते हैं या जो भी आपके ग्रोसरी का सामान बेचते हैं, इन लोग को 15 से 20 दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है। यानी सामान तो आज मिल जाएगा बट पैसा 15 दिन के बाद करिए, तो ये 15 दिन में पेमेंट करना, तो ये भी क्या बन जाएगा उनके लिए, करंट लायबिलिटी बन जाएगा। बिल्स पेबल, ये कुछ खास तरह के बिल्स बनाए जाते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, इसमें वादा किया जाता है कि भविष्य में पैसा आपको दे दिया जाएगा, और वो वादा जो होता है वो मोस्टली 2 से 3 महीने यानी मैक्स टू मैक्स 3 महीने तक का होता है, तो इसे भी क्या मान लिया जाएगा, करंट लायबिलिटी मान लिया जाएगा। ठीक, इसका उल्टा अगर कोई भी ऑब्लिगेशन या डेट है जिसको पे करना आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा समय ले रहा हो या कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा समय ले रहा हो, उसको ही क्या कहोगे, नॉन करंट लायबिलिटी कहोगे। जैसे बैंक का लोन तो कई सालों का होगा, साल में ज्यादा का होगा, तो ज्यादा का है तो नॉन करंट है। डिवेंचर्स अभी आगे आप पढ़ोगे, बड़ी बड़ी कंपनीज जब पैसा उठाती और अपना हिस्सा यानी अपना मालिक का अधिकार नहीं देना चाहती तो वो शेयर्स नहीं देती, क्योंकि शेयर्स दे दोगे तो मालिक बन जाएंगे, तो शेयर्स के बजाय वो क्या लेकर आती है, डिवेंचर, इसमें वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके अपना कर्ज लेती है, तो उसमें भी वो कई सालों का कर्ज होता है, तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी मान लिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, एग्जांपल्स चेंज भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीज करंट में लिखी हो करंट
करेंट की है, और जो चीज नॉन करेंट की है वो नॉन करेंट की है। सब डिपेंड करता है कि सेटलमेंट कब है। अगर सेटलमेंट साल भर के अंदर हो रहा है, करंट बोल रहा है, साल भर से में ले रहा है, नॉन करेंट बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास अब एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। एसेट्स वैल्यूएबल है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज है ऑफ एन एंटरप्राइज यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, जो इनके ऑपरेशन एंटरप्राइज में इस्तेमाल हो गए। मतलब ऐसा कुछ भी जो बिजनेस के लिए वैल्यू रखता हो, या एक इकोनॉमिक रिसोर्स, एक संसाधन जो भविष्य में उसके काम आ सकता हो, उसको हमें क्या कहना है, एसेट्स कहना है। एसेट्स को भी हम यहाँ पे कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेम करंट और नॉन करंट। अब तो समझ गए, करंट बोलेगा तो साल भर के अंदर, नॉन करंट बोलेगा तो साल भर से ज्यादा। पर एसेट्स में क्या होता होगा? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स और विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द फर्म। देखो सीधे शब्द में बोलो, ऐसा कोई भी एसेट जो बिजनेस में इसलिए रखा हुआ है जो ट्रेड करने का काम आएगा, यानी व्यापार करने में काम आ जाएगा, या फिर उसको साल भर यानी 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दोगे, यानी वो रोकड़े में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो क्या कराएगा, करेंगे। जैसे डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं? जिसको हमने उधार में सामान दे रखा है। किसी का भी देखा ना, उधारी में कुछ लोग खरीदी करके चले जाते हैं, जिसको हमने खरीदी कर उधार में दिया था सामान, वो मेरा क्या बनेगा, डेटर बनेगा। और डेटर मुझे पैसा साल भर के अंदर दे ही देगा, तो वो मेरा करंट एसेट्स है। स्टॉक, जो भी सामान गोदाम में रखा हुआ है, स्टॉक इसमें भी रखा है, एक साल रखा है, उसे महीने 2 महीने में निपटा दूंगा मैं, तो ये भी करंट एसेट। यहाँ तक कि कैश को भी करंट एसेट ही मान लेते हैं, क्योंकि कैश में साल भर के अंदर खत्म हो ही जाना है, तो वो भी क्या मान लिया जाएगा, कैश। और सबका उद्देश्य में सबको किसमें कन्वर्ट करना होता है, कैश में। कैश में क्यों? क्योंकि कैश में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, इसको सबसे ज्यादा ट्रेड किया जा सकता है, एक लेवल से पास आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास नॉन करंट एसेट्स। ये क्या होता है? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड एंड यूज्ड फॉर अ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। जो लंबे समय तक जिसे आप होल्ड करो, यानी बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो आपके बिजनेस में इस्तेमाल होता रहेगा कई सालों तक, जैसे जमीन, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब कुछ। और इनको भी आगे और क्लासिफाई किया जाता है। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जो साल में ज्यादा समय तक बिजनेस में रहे, और इसके भी 2 प्रकार हैं। नॉन करंट के 2 प्रकार कौन कौन से? टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? नॉन करंट पहले सुन देखो, टेंजिबल मतलब उसे टच कर सके, और 2 है जैसे फिजिकल एक्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच, जिसको फिजिकली वो दिखती हो, उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब क्या है, टेंजिबल। जैसे फर्नीचर, मशीनरी, ये सारे एसेट्स, वो सब क्या है, टेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एक्जिस्टेंस, जो हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन इसे बिजनेस के बीच में महसूस किया जा सकता है। फेल क्या है? वो कैसे? जैसे गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल को हिंदी में कहते हैं साख। आपने वर्ड सुना होगा, जैसे बिजनेस में किसी की बहुत रेपुटेशन और वैल्यू है, कि अगर वो एक बार बोल दे तो उसको पैसे मिल जाते हैं, एक बार वो कोई रेट लगा दे तो उस रेट पे काम हो जाता है, तो उसको ही गुडविल कहते हैं। जैसे आपने अपने आसपास शॉप्स देखी होंगी, देखो अपने आसपास आपको दिखाई देंगी बहुत सारी चीजों की दुकान होगी। सपोज आपने स्वीट्स की दुकान ही देख रहे हो, तो अलग अलग दुकानों पे अलग अलग प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे, पर एक दुकान होगा जो बहुत सुंदर होगा, जिसमें लोगों को ट्रस्ट होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान बेचता है, वो महंगा भी बेचेगा, और वो ज्यादा मुनाफा भी कमाएगा, लोग उसकी दुकान पर भीड़ लगा करते हैं। और जो थोड़ा सस्ता बेच रहा है उसकी दुकान पर, क्योंकि उसकी साख, उसकी गुडविल अभी तक बनी नहीं है। तो गुडविल क्या करता है? आपको मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग रहने में मदद करता है, और ये लंबे समय तक आपकी अच्छी इमेज के जरिए क्रिएट होता है। ये जो गुडविल होता है कैसा एसेट है? इंटेंजिबल। ये दिखेगा तो नहीं। ऐसे पेटेंट्स, नाम सुना होगा आपने इसका भी, कोई फॉर्मूला, कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई रेसिपी, जिसको हम लोग अपने एसेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पेटेंट कहता है। ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क लोगो वगैरह, डिजाइन वगैरह के लिए लगता है। जैसे अलग अलग ब्रांड के अलग अलग लोगोस होंगे, अलग डिजाइन होंगे, तो उनके पास वो एसेट है, उनकी वो वैल्यू रखता है। कल को अगर कोई और यूज करना चाहेगा तो उसे उसके लिए पे आउट करना पड़ेगा। तो ये सारे जितने भी ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, गुडविल होते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? इंटेंजिबल एसेट्स कहलाएंगे। नॉन करंट में एक कैटेगरी और होती है, वो क्या होती है? इस टेंजिबल एसेट्स नहीं वो काउंट होती है, टेंजिबल एसेट्स नहीं, उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो सारे एसेट्स जो ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक डिस्टर्ब नहीं होंगे, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, ऐसे बड़े बड़े एसेट्स जिसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट हुए हो, वो क्या बन जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स बन जाते हैं। एक एसेट्स का नाम आप और सुनेंगे कई बार, जिसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ये क्या होता है? फिक्टिशियस का मतलब होता है कंटिंजेंट। क्या कहोगे इसे? कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मतलब जो एसेट नहीं है, बट ड्यू टू देयर ऑपरेशन वो एसेट की तरह काम कर रहा है। मतलब क्या? एसेट हमने किसे कहा था? जिसकी कोई वैल्यू हो, कोई रेपुटेशन हो, जिसको भविष्य में फायदा मिले, हमें फ्यूचर में उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। पर ये कहता है मैं एसेट नहीं हूं, मैं तुम्हारा खर्चा ही होऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता हूं, लेकिन समय के साथ मैं तुम्हें एसेट जैसी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। इसका बेस्ट एग्जांपल माना जाता है एडवर्टीजमेंट को। एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट करने में पैसा लगता है,
लाखों रुपए लगाओगे, आप किसी बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, क्रिकेटर से एडवर्टाइजमेंट कराओगे। अब उस एडवर्टाइजमेंट को कराने का आपको पैसा मिलना, कोई एसेट है क्या? नहीं, खर्चा है, लेकिन इस एसेट के जरिए आप लंबे समय तक, जब तक वर्ड चलेगा, सालों साल, उसके जरिए आपको क्या मिलता रहेगा? कस्टमर्स मिलते रहेंगे, वो आपके यहाँ लौट लौट के आएंगे। तो यही चीज क्या बन जाएगा? आपके लिए एसेट की तरह काम करेगा। ये जो खर्चा है वो खर्चा जरूर है, पर वो काम कैसे कर रहा है? एसेट की तरह, यानी कंडीशनल एसेट है ये, क्योंकि इसको इस तरीके से ब्रांड बिल्ड कर गया ये कि ये एसेट की तरह आपको फायदा। ये उल्टा भी हो सकता था, एडवर्टाइजमेंट को उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता था, तो आपके लिए उल्टा काम हो जाता। लेकिन अगर ये आपको एसेट की तरह कन्वर्ट हो चुका और आपको वैल्यू दे रहा है, तो उसको क्या कहना है? फिक्टिशियस एसेट कहना है। हालांकि क्लास 11 के टॉपिक्स में नहीं है, पर कई जगहों पर रेफरेंसेस में आपको ये मिल जाता है, जैसे मैंने कहा आपको बता देना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके पास एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? दो वर्ड आप सुनोगे, एक एक्सपेंस सुनोगे, एक एक्सपेंडिचर सुनोगे। दोनों को लगता है हमें खर्चा ही होता है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग होता है। एक्सपेंस एक छोटा टर्म है और एक्सपेंडिचर एक बहुत बड़ा टर्म है। एक्सपेंस का मतलब कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंस। ऐसा कोई भी खर्चा जो आपने इसलिए किया है ताकि उससे और पैसे कमा सको, या जो आप अर्निंग कर रहे हो उस अर्निंग को करते रहने के लिए किया गया वो खर्चा, तो उसको ही क्या कहना है? एक्सपेंस करना। अगर मैं कहीं काम कर रहा हूँ, सपोज मैं भी आपके यहाँ जो क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास में लेने के लिए मैं जिस जगह जिस लोकेशन में मौजूद हूँ, उस लोकेशन का मैं रेंट पे करता हूँ, तो रेंट पे करूंगा तभी मैं इस क्लास को ले सकता हूँ। ये खर्चा इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं भविष्य में इससे कमा सकूं। मेरे पास अगर कोई एम्प्लॉय जो काम पे रखा हुआ है, उसको सैलरी या वेजेस में देता हूंगा, उससे मेरे को बेनिफिट आ रहा होगा, वो भी आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर मेरे को ये जो स्क्रीन है ये सब खरीदने के लिए पैसा लेगा, तो मैंने उधार लिया होगा, लोन पे लिया होगा, तो उसमें मैं ब्याज भी दूंगा, तो ये ब्याज भी क्या बन जाएगा? मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। अब ये वेजेस क्या होता है? सैलरी क्या होता है? वेजेस वो होता है जहां पे डे टू डे पेमेंट होती है, और सैलरी मतलब कि एक लंबे समय के बाद पेमेंट कराई जाएगी। यानी काम आप करते रहिए 15 दिन की, मोस्टली इंडिया में 1 महीने पर पेमेंट होती है। तो देखा होगा 1 से 10 तक, 1 से 30 तक काम पे जाएंगे, फिर अगले महीने की 10 तक पेमेंट आ रही है, तो सैलरी ले रहे हैं। वेजेस का मतलब सुबह आएंगे काम पर, काम किया, शाम में 6-7 बजे जाते समय आज के दिन की दिहाड़ी दे दो जी, वो वेजेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसपे रेगुलर पेमेंट हो जाए वो वेजेस है, जिसपे एक लंबे समय के बाद पेमेंट हो रहा हो वो आपकी सैलरी कहलाती है। एक्सपेंसेस समझ में आ गया। एक्सपेंसेस के बाद नेक्स्ट वन आता है आपका एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। पैसा खर्च करना या अपने ऊपर कर्ज लेना, ऐसा कुछ भी करना जिससे कि आप कोई एसेट ले आओ, यानी कोई संपत्ति बना लो, या फिर आप गुड्स एंड सर्विसेज में काम कर सको, उसको क्या कहना है? एक्सपेंडिचर कहना है। नहीं समझ में आया? ऐसा खर्चा जिसको करने का उद्देश्य पैसा कमाना तो है, पर उस खर्चे से आपके पास या तो कोई संपत्ति बने या फिर आप पे कर्जा हो जाए, वो एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने खर्चा किया और मैंने एक बिल्डिंग बनाई, अब उस बिल्डिंग को बनाने में बहुत खर्चा किया, 15-20 लाख रुपए लगा। अब ये खर्चा जरूर है, एक्सपेंस है ये, पर इस एक्सपेंस से मेरे पास क्या आ गया है? एक एसेट आ गया, बिल्डिंग, इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी और मैं लंबे समय तक इसको इस्तेमाल भी करूंगा, तो ये मेरा एक्सपेंस नहीं, अब क्या बन चुका? ये एक्सपेंडिचर। मैंने बहुत खर्चा किया, स्टॉक वगैरह खूब बढ़ा, क्योंकि दिवाली का सेल आने वाला है, खूब सेल होगी, और उसको बढ़ने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा लोन ले लिया, लेट्स सपोज 10 लाख का लोन ले लिया, और 10 लाख के लोन में मैंने पूरा स्टॉक फुल कर लिया। 10 लाख का खर्चा किया ताकि मैं इसको बेच के कमाऊंगा, मतलब ज्यादा कमाने की लालसा में मैंने अपने स्टॉक को फुल करने के लिए मैंने पैसे इकट्ठा किया, इसमें कर्जा हो गया, मेरा लायबिलिटी हो गई। तो चाहे एसेट बन रहा हो चाहे लायबिलिटी बन रहा हो, अगर ऐसा कोई भी खर्चा आप कर रहे हो जिससे इन दोनों में से कुछ भी क्रिएट हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसको भी क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होता, ये सीधे शब्दों में आपका वही एक्सपेंस है, मैंने कहा था एक्सपेंस टर्म है, ये वही है एक्सपेंस है, बस इसको थोड़ा बदल दिया गया है टर्म्स वाइज, थोड़ा सा इसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। एक्सपेंडिचर में क्या होता है? इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव्ड विद इन अ ईयर, जिसका फायदा आपको साल भर के अंदर मिल जाएगा वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, ये सब। और जिसका फायदा आपको साल भर से ज्यादा मिलता है, यानी एक साल ज्यादा मिलता है, जैसे बिल्डिंग वगैरह, वो क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशीनरी खरीदना, इसमें आपका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर का रहेगा, यानी साल भर में उसका बेनिफिट खत्म तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, साल और ज्यादा समय के लिए है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपके पास 9th, रिवेन्यू क्या होता है? ये वर्ड आप कई बार सुनोगे, रिवेन्यू। क्या आपका रिवेन्यू करता है? रिवेन्यू का मतलब होता है साफ साफ मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग। किसी भी वस्तु को बेचते समय जो भी पैसा आपको प्राप्त होता है उसको ही क्या कहना है? आपको रिवेन्यू कहना है। रिवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल by the enterprise from its operating activities and from the use of entity resources by others। यानी आप अपने संसाधनों का इस्तेमाल करके या जो आप काम करते हो उससे जितना पैसा आप कमाए हैं या कमाएंगे, एक्सपेक्टेड है, वो सारा आपका क्या कहलाएगा? रिवेन्यू कहलाएगा। जैसे सपोज आप किसी समोसे की दुकान पर जाता है, वो दिन के मान लो कि वो 1000 समोसे बेचता है,
कितने समोसे बेच रहा है? 1000 समोसे, सॉरी 1000 जो है समोसा जो बेचता है। एक समोसे की वैल्यू मान लेते हैं कि ₹10 पर पीस है। तो आपको कैसे उसने टोटल कितना कमाया? तो टोटल उसने कितना कमाया? 1000 समोसे बेचेगा, एक 10 का है, ये टोटल 10,000 रुपए वो कमा लेगा आज एक दिन में। ये 10,000 उसने कमाए नहीं है, ये 10,000 उसको रिसीव होगा इस समोसों को बेचकर। तो 10,000 असल में क्या है? उसका रिवेन्यू है। रिवेन्यू के अंदर याद रखिएगा हमेशा दो चीजें जुड़ी हुई होती है, एक तो उसकी कॉस्ट, यानी जिसको बनाने में जो खर्चा होगा वो जुड़ा हुआ होगा, और क्या मतलब अगर कोई चीज बनाने में 100 रुपए लगता है 100 रुपए का बेच दूंगा, नहीं, तो मुनाफा भी रखूंगा, यानी कॉस्ट के साथ प्रॉफिट। कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? रिवेन्यू। रिवेन्यू का सीधा मतलब जो सामान बेचो आपको पैसा मिलेगा। अब इसमें से आपने खर्चे हटाओगे तो क्या पता चलेगा फायदा कितना होगा। तो रिवेन्यू का मतलब फायदा नहीं है, रिवेन्यू मतलब जो आपने कमाया है उसमें सामान बेच के जो आपको रिसीव हुई है पैसे, वही क्या है? आपका रिवेन्यू। रिवेन्यू के बाद आपके पास नेक्स्ट टर्म है इनकम। क्या होता है? इनकम इज अ वाइडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स प्रॉफिट आल्सो। इनकम थोड़ा बड़ा टर्म है, इसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। इनकम मींस इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शब्दों में साल भर में जो भी आपकी एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ती जा रही है वही क्या कहलाएगी? आपकी इनकम कहलाएगी। अच्छा, अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बता दिया, जो भी आप रेवेन्यू में एक्स्ट्रा कमाते हो उसके खर्चों से, वही क्या है आपके लिए? प्रॉफिट है। अभी तो लिखवाया आपका फॉर्मूला, रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है कॉस्ट प्लस, या कॉस्ट कह लो चाहे आप इसे एक्सपेंस कह लो, जो भी आप खर्चे वगैरह करके आए हो, प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब जो खर्चे आपने किए हैं उन खर्चों पे जो एक्स्ट्रा आपने कमाया है वही क्या है? आपका रिवेन्यू से ज्यादा वो आपका प्रॉफिट है। यानी रिवेन्यू में प्रॉफिट ही वो एक्स्ट्रा पैसा होगा जो आपने एक्स्ट्रा कमाया हुआ होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉफिट के बाद गेन वर्ड क्या होता है और लॉस वर्ड क्या होता है। पहले लॉस की बात कर लेते हैं। अगर ज्यादा कमाया था तो आपने उसे क्या कहा? प्रॉफिट कहा। कम कमाया हो तो लॉस कहेगा। यानी मान लो उसके खर्चे ज्यादा है और उसे आने वाली इनकम कम हो रही है, यानी जो पैसा प्राप्त हो रहा है कम हो रहा है, यानी एक्सपेंसेस ज्यादा है रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंसेस से रेवेन्यू माइनस करोगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? आपका लॉस कहलाएगा। अब गेन का मतलब क्या होता है? देखो गेन और प्रॉफिट कहीं ना कहीं वो एक जैसे लगते हैं, फायदा ही तो है दोनों, पर दोनों में एक छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। गेन जो होता है वो नॉन रेकरिंग होता है और प्रॉफिट जो होता है वो रेकरिंग होता है। रेकरिंग मतलब जो आप रेगुलरली करते रहते हो अपने बिजनेस में, उससे जो फायदा आ रहा है वो तो प्रॉफिट है। लेकिन जो आपका काम नहीं है, एक्सीडेंटली आपको फायदा हो गया या आपको बस पता नहीं था पर हो गया, जैसे मतलब आपका काम है सामान बनाना और बेचना, इसमें अगर फायदा हुआ तो प्रॉफिट है। पर आप सामान बनाना और बेचने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल करते थे, अब वो मशीन 10 साल से चला रहे हो, खराब हो चुकी, इसको बेचना है और आपको यकीन है आपकी किताबें कह रही कि इसकी ज्यादा 5,000 रुपए मिल जाएंगे, पर आप मशीन बेचने के आपने 15,000 की बेच दी। तो जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपने कमा लिए वो 10,000 रुपए आपके लिए क्या बन चुका है? गेन बन चुका है। गेन इज नथिंग बट अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम इवेंट। ये ट्रांजैक्शन से होगा नहीं, इवेंट से होगा, और ट्रांजैक्शंस इंसिडेंटल टू बिजनेस, और ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है, यानी बस कभी-कभी हो जाते हैं, जैसे कि सेल ऑफ फिगर्स, कोई बड़े एसेट को बेच देना, या एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ, या किसी एसेट की वैल्यू का समय के साथ बढ़ जाना, जैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह की वैल्यू का अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जैसे गोल्ड वगैरह की वैल्यू बढ़ जाती है, वो इस तरह से। तो ऐसे फायदे क्या कहलाएंगे आपको? गेन। फायदा दोनों है, फिर समझिए, जो आपका नॉर्मल काम है, जिस काम को करके आपको फायदा हो रहा है, सेल करके फायदा होता है डेली, वो आपका प्रॉफिट है। लेकिन बिजनेस में कुछ भी आपने ऐसा किया जो आप नहीं करते हैं, कभी कभी अचानक हो जाता है और ऐसे में आपको कोई फायदा दिख जाता है, तो फिर वो आपका गेन है, वो आपका फायदा नहीं है। मान लीजिए कोई ट्यूशन पढ़ाता है तो उसको नॉर्मली फीस मिल रही है, फीस जो कमा रहा होगा वो एक्स्ट्रा, वो क्या है? उसका प्रॉफिट है। पर मान लो किसी दिन किसी पेरेंट बहुत खुश होगा, दिवाली पे आए और 10,000 का बोनस दे दिया कि लो खुश हो तुम, मेरे बच्चे तुम अच्छा रिजल्ट दिलाया, ये 10,000 तुम्हारे लिए। तो इसमें जो उसको एक्स्ट्रा पे आउट मिल के चला गया, जो उसको सोचा नहीं था उसने कभी होगा, तो वो क्या बन जाएगा? उसके लिए गेन बन जाएगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपके पास गुड्स। क्या होता है? बिजनेस में गुड्स वर्ड का बहुत वैल्यू है। जहां पे गुड्स बोला जा रहा है इसका मतलब वो किस सामान की बात कर रहा है। गुड्स मतलब द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस डील, जिस चीज में आप काम करते हैं, जिस चीज को आप बेचेंगे अपने ग्राहकों को, वही चीज आपकी क्या कहलाएगी? गुड्स कहलाएगी। जैसे अगर मेरा काम ग्रोसरी स्टोर्स का है और मेरे दुकान पे पंखे रखे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, फर्नीचर होगा, वेइंग स्केल होगा या एलमीरा वगैरह रखे हुए, ये सब मेरा गुड्स नहीं है। ये सब फर्नीचर हो सकता है, एसेट हो सकता है, पर गुड्स नहीं कहलाएंगे। गुड्स मतलब वही सामान जिस सामान को मैं अपने कस्टमर्स को बेचूंगा या जिसमें मैं डील करता हूं, जिसमें मैं कस्टमर्स को देने वाला हूं। These items are द purchased for the purpose of resale। इसको खरीदा इसलिए जाता है ताकि इसको दोबारा बेच सके, and not for use in the business or for goods। और उसको बिजनेस में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, हमेशा उसको बिजनेस से बेच देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टाइम की तरफ बढ़ते हैं।
अगला है आपके पास 15th टर्म परचेजेस। परचेजेस वर्ड्स का मतलब क्या है? जिस सामान को आप बेचने के उद्देश्य से रख रहे हो उसे गुड्स कहते थे, तो इस गुड्स को खरीदना ही क्या कहलाएगा? परचेजेस कहलाएगा। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। वो वस्तु जिसको इसमें खरीद के लाया गया, जिसको आप बेच दोगे बिजनेस में दोबारा, उसी के लिए परचेज वर्ड बना। जैसे मान लो मशीनरी खरीद के लाया है, तो मशीनरी परचेजेस नहीं है, वो मशीनरी माना जाएगा बिजनेस में कि मशीनरी आई है, उसको पैसा देके लाया गया। परचेजेस वर्ड सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल होगा इसको खरीदने का उद्देश्य दोबारा रीसेल कर देना, या वो सामान उसको गुड्स भी कहना है बिजनेस में, और उसको जब किताब में खरीदोगे उसमें परचेजेस के नाम से चलता है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न, अगर कोई ट्रेडिंग करने वाला इंसान है जो बनाता नहीं है, तो उसके लिए फाइनल गुड्स को खरीदना ही परचेजेस है, यानी उसको खरीदेगा और बेच देगा। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है तो उसके लिए परचेज का मतलब होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, यानी वो जो कच्चा माल खरीद रहा है वो। परचेजेस भी दो प्रकार से होती हैं, अगर कैश में खरीदा है तो कैश परचेज, उधार में खरीदा है तो क्रेडिट परचेज। यानी सेलर से जो भी सामान मैं खरीद रहा हूं ताकि मैं उससे या तो कुछ बनाऊंगा अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो, या नहीं तो मैं उसको वैसे ही कस्टमर को बेच दूंगा, और बेचने के लिए ही मैंने खरीदा है, वो क्या है? मेरा परचेजेस है। अब मैंने खरीदा और उसे बेच दिया तो वो परचेजेस। अब परचेजेस रिटर्न क्या होगा? मतलब ये कि मेरे पास सामान आया, मतलब अगर ये सेलर है, ये सेलर है और ये मैं मिस्टर ए, तो अगर सेलर से मैंने सामान खरीदा है, गुड्स आए हैं, तो ये तो क्या ट्रीट होंगे? परचेजेस की तरह ट्रीट होंगे, कि मैंने परचेज किया तभी तो वहां से गुड्स आए हैं। बट मेरे को सामान पसंद नहीं आया, कोई डिफेक्टिव हो गया, मैंने वो सामान वापस कर दिया, लौटा दिया, अगेन सेंड, दोबारा भेज दिया क्योंकि डिफेक्टिव थे या कोई खराबी थी इस प्रोडक्ट या उस प्रोडक्ट के अंदर, वो सामान मैंने वापस मेरे को दे दिया, तो मैंने जो परचेज किया तो वो परचेज वापस हो गया, तो वापस हो गया तो उसको ही क्या कहना है? आपको परचेज रिटर्न करना है। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, दीस आर नोन एज परचेज रिटर्न। इसको क्या कहोगे? परचेज रिटर्न होगा। चलेगा। तो अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो मेरे फर्म से गुड्स बाहर जा रहे हैं या मेरे पास आ रहे हैं? नहीं जी, मेरे से गुड्स से सामान निकल के सेलर के पास जा रहे हैं, तो इसको परचेज रिटर्न के अलावा कई बार इसे हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी कहेंगे, यानी बिजनेस से बाहर निकाल दिया गया सामान, रिटर्न आउटवर्ड्स। याद रखिएगा, परचेज रिटर्न कहूं चाहे रिटर्न आउटवर्ड्स कहूं, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास सेल्स का था, परचेज का उल्टा। सेल्स आर द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। सेल्स में भी कैश सेल्स और नेट सेल्स, जो सामान आपने बेचा कस्टमर को, जो कस्टमर से आपको उसमें प्राप्त हो रहा है, वो सामान आपका रेवेन्यू का हो या टोटल रेवेन्यू को क्या कहोगे? सेल्स कहोगे। सेल्स रिटर्न क्या होगा? अब वही सेम कॉन्सेप्ट, ये कस्टमर है, ये बायर है, सॉरी बायर कह रहा हूं, ये सेलर है। अब सेलर ने जब सामान भेजा, गुड्स बेचा, तो इसे क्या कहा उसने? इसने उसे कहा सेल्स, क्योंकि सामान कस्टमर के पास चला गया, कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर रिटर्न कर दिया। अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो यही क्या बन जाएगा? सेल्स रिटर्न बन जाएगा। गुड्स सोल्ड टू अ कस्टमर रिटर्न टू अ बिजनेस ड्यू टू वेरिएशन इन साइज, उसका साइज में कोई दिक्कत हो, स्पेसिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, क्वालिटी में कोई दिक्कत आ गई हो, इसको ही क्या कहोगे? सेल्स रिटर्न कहेंगे। अब याद करो पीछे परचेज रिटर्न पढ़ाया था, जब हमने सामान खरीदा और हमारे यहाँ से सामान वापस चला गया तो परचेज रिटर्न, जब हमने सामान बेचा और वहां से वापस लौट के सामान रिटर्न आ गया तो वो क्या बन गया? सेल्स रिटर्न। ठीक है जी। जब आपने सर परचेज रिटर्न किया था तो आपने वहां क्या कहा था? उसे रिटर्न आउटवर्ड करें कि मेरे फर्म से सामान बाहर गया। यहाँ तो सर सामान वापस घूम के आपके फर्म में आ रहा है, तो इसे सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग रिटर्न इनवर्ट्स के नाम से भी जानते हैं, इसे आप लोग रिटर्न इनवर्ट्स भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके पास अब अगला स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? सीधे शब्दों में वो गुड्स जो आपके पास अवेलेबल है बिजनेस में, जिसे बेचेंगे आप, उसे को क्या करना है? आपको स्टॉक करना है। और ये पर्टिकुलर डेट पर चेक होते हैं, यानी तारीख। जैसे देखा होगा आपने कि सुबह में एक दिन जाकर के सारे स्टॉक को गिनता है कि अच्छा इतने टीवी है, इतने फ्रिज है, इतने कूलर्स है। अगर किसी का ऐसा कोई काम है तो ऐसे फर्नीचर वाला ये फर्नीचर गिनता है, अलग अलग चीजें जैसे ग्रोसरी वाला गिनता है कि अच्छा इतने पैकेट बिस्किट्स के बचे हैं, इतने शैम्पूज बचे हुए हैं, इतना जो है आटा बचा हुआ है, इतना राइस बचा हुआ है, तो वो क्या है? स्टॉक की काउंटिंग कर रहे हैं। और स्टॉक हमेशा एक पर्टिकुलर डेट पे काउंट होता है, और उस डेट के हिसाब से स्टॉक को दो कैटेगरी में रखा गया, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है? देखो मैंने आपको इससे पहले जब पढ़ाया था, मैंने आपको एक कैलेंडर बताया था, फाइनेंशियल कैलेंडर, जो अप्रैल से मार्च चलता है। तो जो भी स्टॉक आपके पास 1 अप्रैल को होगा वो क्या है? आपका ओपनिंग स्टॉक। जो भी स्टॉक आपका साल के एंड में 31 मार्च को होगा, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। और इस साल का क्लोजिंग अगले साल क्या बन जाता होगा? ओपनिंग ही बन जाता होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे।
नेक्स्ट वर्ड है डेटर्स, तो अभी सिखा दिया आपको। मान लो अगर मैं सेलर हूं और मैंने कोई सामान जो है वो बेचा है, लेट्स सपोज मैंने कोई सामान मिस्टर ए को बेचा, सेल किया, सेल तो कर दिया, अब यहां से क्या आना चाहिए था, मनी आना चाहिए था, पैसा आना चाहिए था, पैसा अगर तक आने खत्म हो जाता, बट ये पैसा मुझे रिसीव नहीं हुआ, फ्यूचर में होगा, अभी नहीं हुआ है। फ्यूचर में कह रहे हैं हम तो कहीं भाग के नहीं जा रहे, हम तो यही रहते हैं, सामान दे दीजिए, पैसा बाद में ले लीजिएगा, बाद में पैसा आएगा सेलर के पास। तो सेलर के पॉइंट से ये इंसान क्या बन चुका है, मिस्टर ए सेलर के पॉइंट से अभी डेटर हो गया। यानी जब मैं सामान बेचूंगा और सामने वाला मुझे भी पैसा नहीं देगा तो मैं उसको क्या मान लूंगा, मैं उसको मान लूंगा डेटर्स। डेटर्स आर पर्संस एंड और द अदर एंटिटीज टू हुम बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जिसको हमने उधार में अपना गुड्स या सर्विस बेचा हो, वो इंसान भी हो सकता है, एंटिटी भी हो सकता है, एंड अमाउंट हैज नॉट रिसीव्ड येट, और उससे भी पैसा नहीं मिला, पर भविष्य में मिलेगा, यानी भविष्य में फायदा होगा, तो इसे हम लोग एसेट्स की तरह ही बिजनेस में मानते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है आपके पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होगा, उल्टा कर दो इस केस को। इफ द बिजनेस बायज गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जब हम खरीद रहे होंगे उधार में, तो खरीदते समय हमारे लिए हम अगर पेमेंट नहीं करेंगे, फ्यूचर में हम करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, क्रेडिटर बन जाएगा। यानी जब सेलर के पॉइंट से देखते हैं तो हमें वो कौन दिखता है, डेटर दिखता है। जब खरीदने वाला अगर उसके पॉइंट मिस्टर ए के पॉइंट से देखूंगा तो मिस्टर को क्या दिखेगा कि सामान ले चुका हूं उस कंपनी से, उसको पैसे मुझे देने हैं, अगर पैसे देने हैं तो मैं क्या बन चुका हूं, मेरे लिए वो क्या बन चुका है, वो क्रेडिटर बन चुका है। अगर मान लो यहाँ पे मैं और एग्जांपल सबको समझाऊं दो व्यक्तियों के जरिए, जैसे लेट सपोज कि एक व्यक्ति है आपके पास ए और एक व्यक्ति है बी। ए ने सामान बेचा है, बी को गुड्स बेचे हैं, और फ्यूचर में पेमेंट आएगी बी से, फ्यूचर पेमेंट होने वाला है बी से। अब यहां पर इस पॉइंट से एक तो क्या मान के चलेगा बी को, एक आएगा मैंने सामान दिया है, मैंने सेल किया है, मुझे वो पैसा देगा भविष्य में, तो ए के पॉइंट से बी इज डेटर। बी क्या बन चुका है, बी तो हमारा डेटर बन चुका है। लेकिन अगर मैं बी के पॉइंट से देखूं तो बी कहेगा मालिक मैंने सामान खरीदा है, ऐसे पैसे नहीं दे, मुझे पेमेंट करनी है फ्यूचर में, तो ये कौन बन जाएगा, ए इज क्रेडिटर। तो बी के लिए ए क्या है, एक क्रेडिटर, यानी जिसको आपको पैसे देने हैं वो क्रेडिटर, जिससे लेने हैं भविष्य में वो डेटर। ठीक है, यानी जो भविष्य में पेमेंट करके जाएगा डेटर, जिसको मुझे करना हो मेरे लिए क्रेडिटर। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर्स जो होते हैं वो एसेट्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे लायबिलिटीज मानी जाती है। नेक्स्ट टर्म है आपके पास वाउचर्स। क्या होते हैं वाउचर्स, पहले समझिए, जब भी कोई सेल्स वगैरह हो रहा होगा तो सेल्स वगैरह में बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है, बेसिकली सबूतों की जरूरत होती है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे भी पीछे के एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो ए था और बी था, ए ने सामान बेच दिया, गुड्स चले गए, अब बी ने कहा पेमेंट का फ्यूचर पेमेंट कि फ्यूचर में पेमेंट कर दूंगा आपको भविष्य में। कुछ समय बीत गया, समय बीतने के बाद ए भाई साहब जो बी से मिलते हैं काफी दिनों के बाद, लेट सपोज 7 वीक्स हो चुके हैं, 7 हफ्ते निकल गए, यानी महीना 1.5 महीना हो चुका है। अब 7 हफ्तों के बाद 7 वीक के बाद जो है वो अब मिल रहा है बी से। अभी से कहता है मालिक मेरे पैसे दे दो, उस दिन आप सामान लेके गए थे, तो बी कहता है कौन सा सामान, यानी अब बी धोखा दे रहा है, पैसा ना देने लगा, तो सामान लिया ही नहीं। तो अब ए के पास क्या सबूत है कि मैंने सामान लिया है, तो इस ट्रांजैक्शन के होने का जो एविडेंस होगा ना वही क्या कहलाएगा, वाउचर कहलाएगा। वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। कोई अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका सबूत ही क्या है, वाउचर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इफ वी बाय गुड्स फॉर कैश, अगर आप कभी कैश में कोई सामान खरीदते हो तो कस्टमर आपको एक बिल देता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश मेमो कहते हैं। अगर आप कभी कोई सामान उधार में खरीदते हो तो कस्टमर फिर से एक बिल बनाता है जिसे हम लोग इनवॉइस कहते हैं। और कल को अगर इस इनवॉइस पे आपने पेमेंट करी तो पेमेंट करते कस्टमर आपको एक और चीज बना के देगा, दैट इज नोन एज रिसिप्ट। यानी कैश में खरीदते हैं तो कैश में मिलता है, उधार में खरीदते हैं तो इनवॉइस मिलता है, जब हम पेमेंट करते हैं उस इनवॉइस पे तो हमें क्या मिलता है, रिसिप्ट की प्राप्ति होती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस बात का प्रमाण होते हैं कि ट्रांजैक्शन होता है कि फ्यूचर में बायर या सेलर कोई भी धोखा ना दे सके और ये ना कह सके ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, किस तरह की मिसकंसेप्शंस ना रहे, इसके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। और जब अभी इसका और एक रूल क्या है कि अगर भविष्य में कोर्ट में अगर आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ तो उसमें ये वाउचर्स आपकी मदद करते हैं इस एविडेंस को दिखाने में कि जी हाँ ट्रांजैक्शंस हुए हैं और ट्रांजैक्शन होने का ये प्रमाण बन जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म है आपके पास वाउचर्स के बाद डिस्काउंट। क्या होता है, देखिए डिस्काउंट का मतलब, डिस्काउंट इज द रिबेट गिवन। रिबेट का मतलब होता है सीधे शब्द में कहूं हिंदी में तो छूट,
एक तरह का छूट देना, रिबेट की बात, बाय द सेलर टू द बायर, सेलर जब बायर को कोई छूट देता है, कोई डिस्काउंट देता है, कुछ कमी कर देता है उसके प्राइस में, उसको ही हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट मेजरली हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। द पर्पस ऑफ दिस डिस्काउंट इज टू persuade the buyer to buy more goods. It is offered at an agreed percentage of the list price at the time of selling goods. This discount is not recorded in the accounting books as it is deducted in the invoices or cash payment. देखिए वो डिस्काउंट जो सेलर इसलिए दे रहा है ताकि आप ज्यादा सामान खरीदें, उसको ही ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और ये ट्रेड डिस्काउंट फिर लिस्ट प्राइस से कम करके आपकी बिलिंग की जाती है, इसलिए इसको कभी अकाउंट्स में दिखाया जाता है, क्योंकि बिल पर डिस्काउंट नहीं आता, वो डिस्काउंटेड प्राइस लिख के देगा बिल। जैसे मान लीजिए आपको सामान खरीदने के लिए गए और उस सामान की उसने 1500 रुपए बताए, फिर आपने कहा नहीं कुछ कम है, उसने कहा ठीक है आप 2 पीस ले लीजिए, मैं आपको 2500 में कर दूंगा, 2 पीस तो 3000 के होंगे, पर उसने 2500 में कर दिया, यानी 500 रुपए का उसने डिस्काउंट मार दिया। आपका बिल पे क्या 500 डिस्काउंट दिखेगा? नहीं, उसका क्या दिखाएगा, 3000 माइनस डिस्काउंट 2500 का बिल बनाएगा। ये जो 500 का डिस्काउंट है वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में हुई कहां थी, ट्रांजैक्शन हो इसलिए डिस्काउंट था, तो ये काउंट नहीं होता। फिर आता है कैश डिस्काउंट। ये कब आता है, जैसे अभी देखा ना कुछ लोग उधार में खरीदी कर रहे थे, तो उधार में जब खरीदी कर लेते हैं तो डेटर्स को ये एनकरेज करता है कि मान लो अगर पेमेंट आपको समय से पहले चाहिए, मान लो कोई डेटर आया, आपने उसका डॉक्यूमेंटेशन कर ली कि आप मुझे 3 महीने पेमेंट कर देना, ठीक है सामान ले जाओ, अब 3 महीने उसको पेमेंट करनी है, मान लो पेमेंट 10 लाख की थी, अब आपको 3 महीने से पहले यानी सपोज 1-1.5 महीने पर ही पैसा चाहिए, अब वो पैसा तो नहीं देगा, तो मैं 3 महीने बाद ये डॉक्यूमेंट बनाया ना, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे अभी पैसे देते, अभी काम होगा, तो आप उसे ऑफर करते हैं काम कर तो मुझे पहले पेमेंट कर दे, पहले पेमेंट कर देगा तो मैं तेरे को डिस्काउंट दे देता हूं, तो मुझे 10 लाख मत करो, उसे तो कम कर दियो, उसको जो कम किया ना आपने उसका पैसा, वो क्या बन जाएगा, कैश डिस्काउंट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल कैसे समझिए कि ए व्यक्ति है और ये बी है, ए ने जो है वो कौन है, ये सेलर है, ये सामान बेचता है, और ये जो बी है ये कौन है, ये बायर है जो सामान खरीद रहा है। अब ए ने क्या किया, एक सामान लगाया, उस सामान पे प्राइस लिखा हुआ था लेट सपोज 1000 रुपीस, ठीक है, और 1000 रुपीस के बाद लिखा हुआ था 10 पीस खरीदने पे एट द रेट 10% डिस्काउंट। अगर 10 पीस खरीदते हो तो 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब ये डिस्काउंट जो इसको दिया बी को कि 10 पीस खरीद लो 10,000 का बिल बनेगा, 10% डिस्काउंट कर दूंगा, यानी बिलिंग कितनी की हो जाएगी तुम्हारी, सिर्फ 9000 की, 9000 की हो जाएगी, 10,000 से कितना बिल हो जाएगा, 9000, 10,000 नहीं देना तो कितना देना है, सिर्फ 9000 का ही बिल पे करना है। ये डिस्काउंट सिर्फ खरीदी हो इसलिए किया गया है, तो ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। पर अब बी को पेमेंट करनी, अब ए कह रहा है काम करो, तो मुझे पेमेंट कितना करोगे, 9000 करोगे ना, तो मुझे पेमेंट 9000 मत करो, तुम मुझे बल्कि पेमेंट क्या करो, तुम मुझे सिर्फ 8000 दे दो, लेकिन नाउ अभी दे दो 8000, तुम बाद में देना मुझे 1000 रुपए, तुम अगर अभी कर सकते हो मैं तुम्हें 1000 रुपए की और छूट देता हूं। ये जो 1000 रुपए का डिस्काउंट ये क्या बन जाएगा, कैश डिस्काउंट। इसको ट्रांसफर में रिकॉर्ड नहीं करना, पर ये कैश डिस्काउंट हमेशा ट्रांसफर में रिकॉर्ड होगा, यानी आपकी किताबों में दिखेगा ये 1000 रुपए का लॉस उठाया आपने डिस्काउंट देता कि पैसा जल्दी आ जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे आते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपके पास बैड डेट्स। क्या होते हैं बैड डेट्स, बुरे कर्जे। बैड डेट्स का मतलब इट इज द अमाउंट ओड टू द बिजनेस दैट इज रिटर्न ऑफ बिकॉज़ इट हैज बीन इररिकवरेबल। ऐसा पैसा जो आपको प्राप्त तो होने वाला था पर वो प्राप्त नहीं होगा। जैसे वापस से देखो, ए और बी है, ए हमारा सेलर है और बी हमारा कौन है, बी हमारा बायर है। अब ए ने सामान बेचा है, बी को गुड्स बेचे हैं, तो गुड्स बेचे और ये पेमेंट कब करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो इस कंडीशन पे वो बी को क्या ट्रीट करेगा, बी एज अ डेटर, बी एज अ डेटर, कि बी क्या बन चुका है, डेटर। अब ये आपको पता है कि बिजनेस करना है तो उधारी तो देनी पड़ेगी, बिना उधारी के बिजनेस अच्छा नहीं होता। अगर साइकिल चलाते रहना है तो उधार देनी पड़ेगी, अब उधारी दे दी डेटर। अब ये बी जो था ना, ये बी व्यक्ति जो था, ये इस बेचारा, ये जो बेचारा है ये इनसॉल्वेंट हो गया। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, इसका जितनी संपत्ति वगैरह सब नष्ट हो गई, बेचारा कंगला हो गया, पेमेंट नहीं कर सकता, ऐसे हालात में आ गया। तो ऐसा मतलब बी आपको पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब बी आपको पेमेंट नहीं कर पाएगा। इसी क्रम पे अगर बी पेमेंट नहीं करवाता तो पता लग चुका है कि पैसे आने तो थे अब नहीं आएंगे, तो अब ये बी आपके लिए क्या हो जाएगा, उस समय बैड डेट हो जाएगा। ये भी हो सकता है इंसॉल्वेंट ना हो, या खुद ही ना देना चाहे, वो भाग जाए, आपका कॉल ना उठाए, ऐसे भी होता है। तो ऐसे में जो पैसा आपको मिलना था नहीं मिल पाएगा, वही क्या है आपका बैड डेट्स, ठीक है। एक तरह का लॉस होता है, इसको बिजनेस में सेटल करना पड़ता है कि ये पैसा आना था पर अब ये पैसा हमें प्राप्त नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट यही तक था आपके लिए, इसको रिवाइज करिएगा नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद जो बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।